उसके बाद हम देखेंगे कि आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ था या क्या प्रोग्रेस रही थी इसकी। तो 12 मार्च 1923 को क्या है, महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम गुजरात से चलते हैं अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ, अपने 78 साथियों के साथ चल करके दांडी जाते हैं। दांडी क्या है, समुद्र के किनारे यहाँ स्थित है और यहाँ इसको दांडी यात्रा का नाम दिया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है आपका, चाहिए अपने हरियाणा पीजीटी टीजीटी हो या फिर आपके नेट वगैरह का हो, तो कई बार पूछा जाता है कितने साथी उनके साथ गए थे, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे थे, कितने दिन में यात्रा कंप्लीट की थी। तो 24 दिन उनको लगे थे और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच करके नमक बना करके नमक कानून उन्होंने तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया था। अब यहाँ आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हरियाणा में क्या भूमिका रही थी या कैसे हरियाणा में इसका विकास हुआ था। तो 2 चरणों में ये आंदोलन चला है भैया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले देखेंगे कि हरियाणा में इसका विस्तार कैसे क्या हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, नमक कानून का उल्लंघन। अब गांधी जी ने आह्वान कर दिया सबको नमक कानून तोड़ने के लिए। तो 10 अप्रैल 1930 को हरियाणा में सबसे पहले रोहतक में क्या होता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। यहाँ मोहल्ला कलालात है, उसके पास एक मंदिर के पास क्या है, खारे पानी का कुआं है, वहाँ नमक बनाया जाता है और कानून तोड़ा जाता है। उसके बाद इसी दिन शाम को क्या है, अनाज मंडी में एक बड़ी सभा भी बुलाई जाती है। फिर 13 अप्रैल 1930 को अम्बाला शहर में भी अनाज मंडी में क्या बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के नमक कानून तोड़ते हैं। 20 अप्रैल 1930 को रेवाड़ी में भी नमक कानून तोड़ा जाता है। 23 अप्रैल को रेवाड़ी में एक विशाल सभा बुलाई जाती है और यहाँ पर बड़े बड़े नेता भाग लेते हैं और भाषण दे करके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के विकास के लिए। फिर भिवानी में 21 अप्रैल 1930 को 5000 लोग क्या है, नेकीराम शर्मा की अध्यक्षता में नमक कानून तोड़ते हैं। फिर 27 अप्रैल को हिसार में भी नमक कानून तोड़ा जाता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसके बाद इसका विकास होता है नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जैसे सोनीपत, करनाल, पानीपत, जगाधरी, गुड़गांव में। तो देखो हम क्या बता रहे हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका एक पॉइंट है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं आप सारा लिखो, लेकिन ये याद करने के लिए सही है कि आप सारी ये चीज़ें ही याद हो जाती है। फिर विदेशी माल का बहिष्कार, ये देखो हम पहले भी कर चुके हैं कि हरियाणा में भी क्या है, बड़े बड़े जैसे लोग हैं, गोपीचंद भार्गव, पंडित नेकीराम शर्मा है, अब्दुल गफ़ार खां है, ये सारे मिल करके क्या करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। ठीक है, अब वो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, खद्दर के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और विदेशी चीनी और घी की जो दुकानें हैं उसके सामने भी धरना प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करों का बहिष्कार। अब देखो हर जगह क्या है, कर दे रहे हैं, किसान भी कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 1841 में क्या है, जेम्स स्कीनर जो हरियाणा के क्षेत्र हैं वो इसको दे रखे हैं, जिसको स्कीनर एस्टेट कहा गया है। वहाँ उसके स्कीनर की डेथ के बाद उसके बेटे यहाँ पर अधिकार शासन करने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कर बढ़ा देते हैं। महात्मा गांधी जी ने पहले ही कह रखा है कि करों को का बहिष्कार करो। तो यहाँ पर क्या है, 1929 में किसान सभा की स्थापना की जाती है। उसके बाद यहाँ कर देने बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा कार्यक्रम, यहाँ पर शिक्षण संस्था और न्यायालयों में चुनाव का बहिष्कार किया गया। जगह जगह जो शिक्षण संस्थाएं थी वहाँ पर हरियाणा के जो विद्यार्थियों ने बहिष्कार किया, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है क्योंकि ये फिर से क्या है, अपने यहाँ माता पिता और अपने बच्चों को, अभिभावक क्या करते हैं, नहीं चाहते कि उनकी शिक्षण संस्था को बहिष्कार करें, तो ज़्यादा सफल नहीं हो पाती ये चीज़ें यहाँ पर। फिर क्या है, सरकार का रवैया क्या रहा। देखो हम असहयोग आंदोलन में भी हमने ऐसे देखा था। तो क्या है, सरकार दमनकारी नीति का प्रयोग करती है, कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का काम किया जाता है और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सरकार के द्वारा ये दमनकारी नीति चलाई जाती है।